गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए करंट अफेयर्स की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं कुछ विदेश से जुड़ी संबंधित जानकारी के बारे में और फिर आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है भूटान के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक। जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक। भूटान है जो हमारा पड़ोसी देश है और भारत की तरफ से बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता भूटान को दी जाती है। कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में की यात्रा की थी। तो वहां के राजा जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक है, उनका जन्मदिन था। और खास बात यह थी कि भारत द्वारा एक वहां जल विद्युत जो परियोजना है उसका उद्घाटन होना था। तो उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये वहां के राजा हैं भूटान के। और भूटान की स्थिति हम देख लेते हैं। ये बांग्लादेश का हिस्सा है, ये भूटान है। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। अब ये इस हिस्से से चीन से घिरा हुआ है, ये चीन है। और इस हिस्से से ये भारत के साथ लगा हुआ है। अब देखिए यहीं पर इधर नेपाल है और नेपाल भी इधर की तरफ चीन से लगा हुआ है और बाकी हिस्से भारत से लगे हुए हैं तीन तरफ। तो ये दोनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं, खास करके जो कि चीन के साथ लगे हुए हैं। तो अब बात ये आती है कि अगर इन्हें भारत सहयोग नहीं देता है तो चीन इन्हें सहयोग दे देगा और चीन का प्रभाव इनके यहां बढ़ने लग जाएगा, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय होगा। तो भूटान है जो हमेशा से भारत का सहयोगी राष्ट्र रहा है। यहीं पर हम एक छोटी सी चीज समझ लें कि ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये बंगाल वाला हिस्सा है। यहां से ये बंगाल वाला हिस्सा है ये। तो इस बंगाल वाले हिस्से में जो ये छोटा सा हिस्सा बीच की गैलरी है, इसको बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या बोला जाता है इसे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और इसी को चिकन नेक भी बोला जाता है। चिकन मतलब भारत में, इसको ऐसे समझें कि ये भारत में इधर की तरफ मुर्गा है और ये मुर्गे की गर्दन है, इधर की वाला हिस्सा है जो चोंच है, तो ये उसकी गर्दन हो गई। तो चिकन नेक बोला जाता है। चिकन नेक जैसे मुर्गे की गर्दन, जैसे अगर गर्दन को पकड़ लिया तो मुर्गा कंट्रोल में रहेगा। तो इसी तरह से ये वाला हिस्सा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो भारत का इधर से इधर का संपर्क कट हो सकता है। और इसी को बोला जाता है, इसीलिए इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी बोला जाता है। और ये 22 किलोमीटर चौड़ा है बस। ये वाला हिस्सा कितना चौड़ा है? सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ के बारे में जानकारी ली कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में है, 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसी को चिकन नेक बोला जाता है। यहीं पर हमारे देखा जाए तो तीन देश यहाँ पर हैं। इधर की तरफ नेपाल, नीचे की तरफ बांग्लादेश, और यहीं से पास में अगर हम देखें तो भूटान, और इधर से देखें तो चीन। तो लगभग चार देश ये पड़ोसी और एक भारत, यानी पांच देश इसके आसपास आसपास एरिया में जुड़े हुए हैं। इसलिए ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम कुछ परियोजनाओं के बारे में देख लें कि जो भारत के सहयोग से भूटान में बनाई गई हैं, तैयार की गई हैं। तो सबसे पहले एक चूखा जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना का मतलब है जल से बिजली बनाना। जल से बिजली बनाना जैसे बांध बना करके पानी गिराया जाता है, उससे टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमने से बिजली पैदा होती है। तो ये चूखा जल विद्युत परियोजना है जो भारत के सहयोग से बनी थी। 1987 में इसका काम शुरू हुआ था। इसमें भारत ने 60% तो अनुदान दिया है और 40% ऋण, यानी 40% तो लोन है और 60% भारत की तरफ से सहयोग है। क्लियर है? दूसरा, मंगदेचू जल विद्युत परियोजना। पहली चूखा है, दूसरी मंगदेचू है। इसका उद्घाटन 2019 में किया गया है।
इसका उद्घाटन 2019 में तो पहले चूका है जो 1987 में, और उसके बाद में मंगदेचु है उसका 2019 में किया गया है। अब देखिए पुनत सांगछू करके आएगी, पुनत सांगछू सेकंड और पुनत सांगछू फर्स्ट, ये निर्माणाधीन है। और अभी पुनत सांगछू सेकंड की 2025 में सभी 6 यूनिट हैं जो चालू कर दी गई हैं, और इन्हीं का उद्घाटन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की यात्रा की थी। तो अब कहने का मतलब है कि अगर हम भारत और के सहयोग से भूटान में चालू की गई या बनाई गई जो जल विद्युत परियोजना है उनका नाम समझिए, पहला चूखा है, दूसरा मंगदेचु है, और तीसरी और चौथी है पुनद सांगछू, पुनद सांगछू फर्स्ट एंड पुनद सांगछू सेकंड। तो ये परियोजनाएं भारत के सहयोग से कौन से देश में बनाई गई हैं या चल रही हैं? तो ये भूटान में चल रही हैं, और भूटान भारत का पड़ोसी देश है। उसके राजा का नाम क्या है? जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक। जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक वहां के राजा हैं। अब हम देखें प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता, भारत में चीता समाप्त हो गए थे। भारत में चीता समाप्त हो गए थे, आजादी के कुछ साल बाद ही खत्म हो गए थे। तो चीता भारत में दोबारा बसाए जा सकें उसके लिए प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया गया है। तो यहां देखें, इसे 2022 में 17 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश का एक उद्यान है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो 17 सितंबर 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के दौरान यहां पर सबसे पहले 8 चीते छोड़े गए थे। आगे हम देखें कि भारत में 1952 में ही आधिकारिक रूप से चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यानी 1952 में ही सरकार ने यह घोषित कर दिया था कि भारत में चीते समाप्त हो गए। तो 1952 के बाद में 2025 में 17 सितंबर को प्रोजेक्ट चीता फिर से स्टार्ट किया गया। कौन से उद्यान से किया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश से है, वहां से स्टार्ट किया। भारत में अगर हम दिसंबर 2025 की बात करें तो 30 चीते थे। कितने हो गए हैं? 30 चीते हो गए। ये कैसे कैसे हुए हैं वो अभी हम समझें। तो देखिए, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत जब हुई तो 8 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। और ये 8 चीते आए कहां से थे? ये नामीबिया से आए। कहां से लाए गए थे? नामीबिया से लाए गए थे। तो याद रखना है कि सबसे पहले जब प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत होती है 2022 में, तो हम देखते हैं कि 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत में ये चीते लाए कहां से जाते हैं? ये चीते लाए जाते हैं नामीबिया से। उसके बाद देखिए 2023 में फिर 12 चीते लाए जाते हैं, और अब की बार आते हैं ये दक्षिण अफ्रीका से। तो 12 और 8 टोटल हो गए 20 चीते। तो भारत में पहुंचे हैं 20 चीते, और 20 चीतों से बढ़कर ये हो गए 30। अब हाल ही में भारत की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने बोत्सवाना की यात्रा की। और बोत्सवाना की यात्रा करने के बाद में वहां सौदा हुआ, मतलब समझौता हुआ, और समझौते में बताते हुआ कि 8 नए चीते भारत भेजे जाएंगे। 8 नए चीते भारत भेजे जाएंगे। अब ये चीते आए नहीं हैं, तो इस तरह से 8 चीते और आने वाले हैं। इसी तरह से केनिया से समझौता चल रहा है, अभी फाइनल स्टेज में नहीं है, और वहां से भी कुछ चीते आने की संभावना है। तो अगर हम देखें प्रोजेक्ट चीता को, जो कि 1952 में मतलब हमारे यहाँ चीते समाप्त हो गए थे, और 2022 से इसकी फिर से शुरुआत की गई है। तो अब चीतों के आने का क्रम क्या रहा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले चीते कहां से आए थे? नामीबिया से आए थे। कितने? 8 चीते आए। उसके बाद 2023 में अगले ही साल 12 चीते आए हैं। फिर 12 चीते फिर कहां से आए हैं? उसके बाद आए हैं दक्षिण अफ्रीका से आए हैं।
अभी बोत्सवाना के साथ समझौता हो चुका है, 8 चीते वहां से आने वाले हैं। और इसके अलावा केनिया से भी समझौता चल रहा है, भविष्य में देखते हैं वहां से कितने चीते आते हैं। और भारत में अगर दिसंबर 2025 की स्थिति की बात करें तो भारत में 30 चीते हो चुके हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत। तो क्लियर हुआ प्रोजेक्ट चीता के तहत कहां कहां से चीते भारत में लाए गए हैं। अब अगला टॉपिक देखें, ये है शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है। 2024 में वहां पर जैन जेड यानी कि न्यू जनरेशन जो है उनका आंदोलन हो जाता है छात्रों का, और छात्रों के आंदोलन के बाद इनको देश छोड़ना पड़ता है और देश छोड़कर ये भारत में ये शरण लेने के लिए आती हैं। ये भारत में रह रही हैं फिलहाल। अब बांग्लादेश में वहां के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, कोर्ट है वहां का, ट्रिब्यूनल है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने इनको फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा सुनाई है। भारत में ये रह रही हैं, इनके खिलाफ मुकदमा चला है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री जो बना रखे थे मोहम्मद यूनुस, वहां की कोर्ट है। और कोर्ट कौन सी है? ट्रिब्यूनल जिसे हम बोलेंगे, अब न्यायाधिकरण बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण। इसने इन्हें क्या सुनाई है? फांसी की सजा सुनाई। अब बांग्लादेश है जो भारत से इन्हें मांग करेगा कि हमें दे दीजिए। जब कोई अपराधी किसी दूसरे देश में होता है और उस देश से उस अपराधी को हम मांगते हैं तो उसे बोलते हैं प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण। अगर हमारी उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि हो रखी है तो वो हमें अपराधी को देने के लिए बाध्य हो। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि हो रखी है। कब हुई थी ये? 2013। तो भारत और बांग्लादेश के बाद बीच में 2013 में प्रत्यर्पण संधि हो रखी है, यानी भारत है जो देने के लिए बाध्य है। लेकिन उसमें कुछ क्लॉज जोड़े गए हैं कि जैसे अगर राजनीति से प्रभावित कोई सजा हो तो ऐसे में भारत मना कर सकता है। दूसरी बात यहां देखें कि शेख हसीना को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जबकि नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अगर हम देखें तो उस आधार पर अपराधी मतलब जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है उसकी भी बात सुनी जाती है, यानी दूसरे पक्ष की भी बात सुनी जाती है। तो इस आधार पर भी भारत मना कर सकता है। तो हम बांग्लादेश के बारे में कुछ देखें तो बांग्लादेश में बांग्लादेश हिंसा होती है 5 अगस्त 2024 को। छात्र सड़कों पर उतर आते हैं, तोड़फोड़ करने लग जाते हैं और तोड़फोड़ करने के कारण वहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्हें त्यागपत्र देकर और देश छोड़ना पड़ता है और वो भारत में शरण लेती। यह है शेख हसीना, जिनकी पार्टी है बांग्लादेश आवामी लीग। इनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश आवामी लीग। इनके पिताजी का नाम है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान हैं, वो बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाते हैं। बांग्लादेश के संस्थापक कहे जाते हैं। होता क्या है कि 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग होता है। यहां देखें हम, भारत से पाकिस्तान अलग होता है। एक पाकिस्तान ये होता है और एक पाकिस्तान ये बनता है। दो पाकिस्तान बनते हैं। इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, मेन पाकिस्तान ये होता है। यहीं पर पाकिस्तान की राजधानी होती है इस्लामाबाद। तो ये पाकिस्तान धीरे धीरे इस पाकिस्तान पर अत्याचार करने लगता है। और इस पाकिस्तान पर अत्याचार करने लगता है तो पूर्वी पाकिस्तान के जो लीडर हैं शेख मुजीबुर रहमान, वो क्रांति का नेतृत्व करते हैं, लोगों का नेतृत्व करते हैं। और बाद में वहां पर पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जाता है, जिसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। तो वहां से शरणार्थी भारत में भाग कर आते हैं और भारत में शरणार्थी आते हैं, इस वजह से भारत को युद्ध करना पड़ता है। और भारत के युद्ध करने की वजह से
ये वाला हिस्सा आजाद हो जाता है और आजाद होने के बाद इसका नाम हो जाता है बांग्लादेश। क्या नाम हो जाता है? बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश के संस्थापक बनते हैं शेख मुजीबुर रहमान और इनको बोला जाता है बंग बंधु। बंग बंधु। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बनते हैं एक तरह से। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बनते हैं बंगबंधु, इन्हें बोला जाता है। इन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना। बाद में शेख मुजीबुर रहमान को 1975 में इनकी हत्या कर दी जाती है, 15 अगस्त 1975 को। देखिए, एक देश का राष्ट्रपिता है, बंगबंधु है, और उसी की वहां उसी देश में हत्या कर दी जाती है। इससे भी भयानक रूप अभी देखिए आप, कुछ दिन पहले जब ये बांग्लादेश में आंदोलन चला है, ये है शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा। उस पर लोगों ने चढ़ चढ़कर इनको तोड़ दिया है, यानी कि जो राष्ट्र के पिता थे, जिन्होंने राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान किया, उन्हीं के साथ इस तरह का बर्ताव उसी देश में किया गया है। अब देखिए, पाकिस्तान ने 25 मार्च 1971 को सर्च लाइट, ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट कर दिया पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ। और पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ जब सर्च लाइट स्टार्ट कर दिया, तो वहां की वजह से बहुत ज्यादा शरणार्थी भारत में आ गए। और 3 दिसंबर 1971 को, यहां आप देखें कि 25 मार्च को ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट होता है और ये सर्चलाइट, ऑपरेशन सर्चलाइट चलता रहता है। और 3 दिसंबर को जाकर भारत इसने युद्ध की घोषणा कर दी पाकिस्तान के खिलाफ। और सिर्फ 13 दिनों में 16 दिसंबर को पाकिस्तान को भारत के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है। यानी पाकिस्तान की सेना है जो भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है, सिर्फ 13 दिन भारत के युद्ध लड़ने से। यहां देखिए कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था और लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी, जो पाकिस्तानी कमांडर थे, उनको आत्मसमर्पण पत्र पर साइन करना पड़ा। ये उसकी बहुत फेमस तस्वीर है उस समय की। तो लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने आत्मसमर्पण पत्र पर साइन किए और भारत के सामने पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया था 16 दिसंबर को। 3 दिसंबर को भारत कूदा था और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस तरह से ये पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में रहा। तो बांग्लादेश में फिलहाल चुनाव हो रहे हैं, वहां नई सरकार बन रही है और उसके अंतरिम प्रधानमंत्री जो शेख हसीना के बाद थे, वो मोहम्मद यूनुस थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे हम बात करें G20 शिखर सम्मेलन। G20 ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का समूह है, लेकिन वास्तव में इसमें 20 देश नहीं है, 19 देश हैं और 2 संघ हैं, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकन संघ। तो इस तरह से G20 बना हुआ है, मतलब जो विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है। इसके बारे में हम देखें कि इसका 2025 में सम्मेलन कहां हुआ था, वो समझें। तो देखिए, G20 का 20वां ही सम्मेलन है। देखिए, G20 है और 20वां ही सम्मेलन है, यानी G20 का 20वां ही सम्मेलन है। वो कहां हुआ है? नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। कहां हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है, जिसकी थीम थी एकजुटता, एक साथ जुड़े रहना, समानता, सब में बराबरी हो और स्थिरता रहे, लगातार चले। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है कि जिस देश में आयोजन हो रहा है, वो देश ही का प्रमुख ही वहां का अध्यक्ष होता है। तो हम देखें कि कहां पर हुआ है, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा इसके अध्यक्ष थे। सिरिल रामफोसा इसके अध्यक्ष थे। खास बात यह थी कि G20 का शिखर सम्मेलन पहली बार ही दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो G20 का शिखर सम्मेलन पहली बार ही कहां हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और कौन सा सम्मेलन था? ये 20वां सम्मेलन था। अब यहां पर देखिए कि कहने को ये विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का है, लेकिन यहां हम देखें कि अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप यहां उपस्थित नहीं थे, या यूं कहूं कि अमेरिका की तरफ से कोई उपस्थित नहीं। दूसरी तरफ चीन और रूस, जो कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बनी हुई, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी यहां पर उपस्थित नहीं। तो वो दोनों भी यहां पर उपस्थित नहीं थे। अब जहां भी सम्मेलन होता है तो वहां एक घोषणा उसी शहर के नाम से स्वीकार कर ली जाती है। तो हर बार क्या होता था कि जब सम्मेलन खत्म होता था तब उसे घोषणा को स्वीकार किया जाता। जैसे दिल्ली में हुआ तो दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया। अब की बार यहाँ परिपाठी को बदलकर घोषणा पत्र को शुरुआत में ही स्वीकार कर लिया था। जैसे जैसे सम्मेलन की स्टार्टिंग होती है, सिरिल रामफोसा उसके अध्यक्ष होते हैं, और वहीं पर जोहान्सबर्ग घोषणा के नाम से इसको स्टार्टिंग में ही स्वीकार कर लिया जाता है। अब खास बात है कि अगली बार ये G20 का शिखर सम्मेलन अमेरिका में होना। तो जब सम्मेलन होता है तो सम्मेलन के जो अध्यक्ष होते हैं वो अगले राष्ट्र के किसी प्रतिनिधि को गेबेल सौंपते हैं। गेबेल का मतलब है एक प्रतीक चिन्ह है कि भाई आपके यहां होगा। तो अब अमेरिका का के राष्ट्रपति यहां मौजूद ही नहीं थे, तो सिरिल रामफोसा हैं जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। इनको वो गेबेल है जो चेयर पर रखना पड़ गया था, मतलब चेयर को सौंपना पड़ गया था, ताकि ये माना जाए कि अब हमने ये अमेरिका को सौंप दिया है। आगे देखें कि ये 20 देशों का जो समूह है जिसे हम G20 बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ? 1999। 1999 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? वैश्विक आर्थिक संगठन संकट, तो ग्लोबल आर्थिक रूप से एक संकट पैदा हो गया था अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित। तो अर्थव्यवस्थाओं में तालमेल बना रहे और दोबारा से ऐसा रिसेशन या मंदी या ऐसा संकट ना आए, इस वजह से 1999 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसमें 19 तो देश शामिल हैं और 2 संघ शामिल हैं। एक यूरोपीय संघ शामिल है और दूसरा अफ्रीकी संघ शामिल है। हम इसमें देखें तो ये जो इस कलर में जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इसके सदस्य देश हैं। तो हम देखें कि दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा इसके सदस्य देशों का है। अब ये जो बाकी इस तरह से करके इस कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये इसके अतिथि देश हैं, मतलब पार्टनर देश हैं। इसमें सभाओं में भाग लेते हैं लेकिन इसके सदस्य नहीं हैं। तो कहने का मतलब है G20 है, उसमें 19 तो देश हैं और 2 संघ इसमें शामिल हैं। इतना बड़ा एरिया इन्होंने कवर कर रखा है। तो हम देखें कि विश्व की जीडीपी है उसका 85% भाग ये कवर करते हैं। यानी कि अब इन देशों के अलावा जो बचे उनके पास बस दुनिया की 15% जीडीपी ही है। व्यापार की बात करें तो दुनिया का 75% व्यापार इनके द्वारा होता है, और इनकी जनसंख्या की बात करें तो दुनिया की 56% जनसंख्या इनके पास है। 2023 में ही अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल किया गया था। यानी पहले से क्या था, 19 देश थे और यूरोपीय संघ था। तो यूरोपीय संघ में ऑलरेडी 27 देश है, तो 27 यूरोप के देश वो प्लस 19 देश, तो ये था। अब इसमें अफ्रीकन संघ भी शामिल हो गया है। कब से हो गया है? 2023 में हो गया है। अभी 2025 में अध्यक्षता किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी, और 2026 में कौन करेगा? अमेरिका करेगा। अब यहां हम एक खास चीज देखते हैं कि इसकी जो पिछले 3 सम्मेलन हैं वो उन देशों में हुए हैं जिन देशों का अपना एक संघ है इब्सा नाम से। इब्सा मतलब इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, तो 3 क्रम अगर हम देखें तो तीनों क्रम के कहां मिलेंगे? इब्सा में होंगे। जैसे सबसे पहले इंडिया 2023, तो 2023 का सम्मेलन कहां हुआ? भारत में हुआ, नई दिल्ली में। 2024 का सम्मेलन हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, और 2025 का हुआ साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो अगर हम यहां देखें, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, तो इनसे बनेगा इब्सा।
इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो क्रम याद रखिएगा कि पिछले 3 सम्मेलन कहां पर हुए हैं G20 के। तो इंडिया, देन ब्राजील, देन साउथ अफ्रीका, और अगला कहां होगा? अगला होगा अमेरिका में। अब अमेरिका में जो सम्मेलन होगा G20 का, वो कौन से वाला होगा? 21वां होगा, क्योंकि 20वां इस बार हो चुका है, पिछले साल हो चुका है 2025 में। कहां पर हो चुका है? दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है। अब देखिए, ये 3 देशों का एक संघ है इब्सा, और इब्सा की काफी समय से शिखर सम्मेलन नहीं हो रहा था। तो इस बार ये तीनों देश वहां उपस्थित थे G20 के शिखर सम्मेलन में। तो वहीं पर इब्सा का शिखर सम्मेलन भी हो गया। तो अब G20 के साथ साथ हम पढ़ते हैं इब्सा का शिखर सम्मेलन। तो इब्सा का मतलब फुल फॉर्म समझ में आया? आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील, और एस फॉर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। अब ये देखिए, 3 महाद्वीपों में ये शामिल हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में है। बी फॉर ब्राजील की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस तरह से करके 3 देश जो 3 महाद्वीपों में स्थित हैं, उनका एक सम्मेलन, एक समूह है इब्सा। और उस इब्सा सम्मेलन का शिखर सम्मेलन भी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। यहां हम देखें, तीनों देशों के जो नेतृत्वकर्ता वहां पर थे, तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की तरफ से वहां के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा हैं। और आगे हम देखें कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला दा डिसिल्वा, वहां पर मौजूद थे। तो तीनों यहां पर मौजूद हैं इब्सा में। इब्सा के बारे में हम समझ लें कि इब्सा की स्थापना हुई थी 6 जून 2003 को। कहां पर हुई? ब्राजीलिया में। तो ब्राजील का शहर है ब्राजीलिया, और ब्राजीलिया में इसकी स्थापना हुई। तो ब्राजीलिया जिस शहर में होती है, वहीं जो घोषणा पत्र जारी होता है उसी का नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे दिल्ली तो दिल्ली घोषणा पत्र, जोहान्सबर्ग में हुआ तो जोहान्स घोषणा, ब्राजीलिया में हुआ तो ब्राजीलिया घोषणा। तो 2003 में स्थापना होती है इब्सा की। 3 देश इसके सदस्य हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। इसका मांग क्या है? इसकी मांग है यूएन सुधार और यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग। इसका मतलब समझिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना, और जो देश द्वितीय विश्व युद्ध में जीते थे, उन्होंने अपने आप को वहां पर वीटो पावर दे रखी है, वीटो पावर दे दी। अब बाकी देशों को आज तक वीटो पावर नहीं मिली हुई, उनको अब महत्व नहीं मिला हुआ है। तो ये 3 देश मिलकर एक समूह बना रखा है, और ये एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और मांग करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होने चाहिए, और उसकी जो स्थायी सदस्यता है, जिन्हें वीटो पावर दी गई है, उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। या तो वीटो पावर खत्म होनी चाहिए, या वीटो पावर हमें भी मिलनी चाहिए। क्योंकि 1945 में और अब में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सुधार होने चाहिए, बट ऐसे सुधार हो नहीं रहे हैं, होते नहीं हैं। आगे देखें कि इसके सम्मेलन कहां कहां हुए हैं। तो सबसे पहला सम्मेलन जब 2003 में हुआ तो ब्राजीलिया में हुआ। ब्राजीलिया घोषणा के बाद में 2006 में हुआ। अब देखिए, 2006 के बाद में इसका लगातार सम्मेलन चले हैं 2011 तक, और 2011 में इसका 5वां शिखर सम्मेलन हुआ प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका। और उसके बाद देखिए कितना बड़ा अंतराल है कि 2011 के बाद सीधा 2025 में हुआ है इसका सम्मेलन, कहां पर?
जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा 2003 में इसकी स्थापना होती है, 2006 में पहला इसका सम्मेलन होता है, 2011 तक सम्मेलन ठीक चलते हैं और 2011 के बाद में सीधा 2025 में इब्सा का सम्मेलन होता है। और कहां पर होता है वो? जोहान्सबर्ग में, जहां पर G20 का शिखर सम्मेलन बहुत लंबे समय बाद है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत निम्न में से किस समूह का सदस्य नहीं है या किस समूह का सदस्य है? तो याद रखना है G20 का भी सदस्य भारत है और इब्सा का सदस्य भी भारत है, दोनों का सदस्य भारत है। आगे देखें, जलवायु परिवर्तन पर COP30। तो G20 का शिखर सम्मेलन कौन सा था? 20। अब यहां COP30 का मतलब हम समझते हैं। कॉप, कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टी क्या है? पार्टी है यहां देश। उन देशों की देशों का सम्मेलन। कहने का मतलब है जो किसी समूह के देश हैं, उन देशों का जब सम्मेलन होता है तो उसे कॉप वर्ड यूज कर लिया जाता है। तो कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी उसके सदस्य, उसके देशों का सम्मेलन। अब जलवायु परिवर्तन पर कोई संगठन बना हुआ है और उस संगठन का 30वां सम्मेलन हुआ है। कौन सा हुआ है? 30वां सम्मेलन। तो जलवायु परिवर्तन पर 30वां सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो ये देखें 30वां सम्मेलन है किस चीज का? ये है यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देखिए, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस नेटवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस, ऑन क्लाइमेट चेंजेस, ये है यूएनएफसीसीसी की फुल फॉर्म। और ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। ये जो संगठन है ये बनाया गया था 1992 में। कहां पर बनाया था? रियो अर्थ समिट में, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन होता है और उस रियो पृथ्वी सम्मेलन में बनाया जाता है यूएनएफसीसीसी, जिसका नाम है, पूरा फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। ये आयोजित करवाता है, क्या आयोजित करवाता है? इसके सदस्य देशों का जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन। और ऐसा पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था 1995। तो देखिए 1992 में बना है और 1995 में पहला कॉन्फ्रेंस सम्मेलन होता है। कहां पर? बर्लिन में। कहां पर होता है? बर्लिन यानी जर्मनी में। तो पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या पहला सम्मेलन इसका आयोजित होता है 1995 में बर्लिन में। हाल ही में जो आयोजित हुआ है वो कौन से नंबर का था? 30वां, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? COP30। और ये आयोजित कहां पर हुआ है? बेलेम, ब्राजील में। ब्राजील का शहर है बेलेम। अब फिर याद कीजिए, अभी हमने पढ़ा G20। तो G20 का कहां हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। और उसके बाद हमने पढ़ा इब्सा। तो इंडिया, इंडिया के बाद ब्राजील, तो ब्राजील में हुआ है COP30। देखिए इब्सा, तो ब्राजील में हुआ है COP30 और साउथ अफ्रीका में हुआ है G20। याद रह जाएगा। तो कहां पर हुआ है ये? बेलेम में आयोजित हुआ है। अगली बार COP31 जो होगा 2026 में, वो इस साल कहां होता होगा? अंताल्या, तुर्की में। अंताल्या, तुर्की में। तो जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं
उन सम्मेलनों को आयोजित करवाता है यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। इसकी स्थापना होती है 1992 में। कहां पर होती है? रियो पृथ्वी सम्मेलन में होती है। उसके 3 साल बाद 1995 में इसका पहला सम्मेलन आयोजित होता है, जो कहां पर होता है? बर्लिन में आयोजित होता है, यानी जर्मनी में आयोजित होता है। हाल ही में इसका जो सम्मेलन हुआ है वो 2025 में आयोजित हुआ है। कहां पर हुआ है? बेलेम, ब्राजील में आयोजित हुआ है। अगले वाला यानी 2026 में इसका सम्मेलन कहां पर आयोजित होने वाला है? अंताल्या, तुर्की में। तो तुर्की में इसका अगला सम्मेलन आयोजित होने वाला है। आज की क्लास में इतना ही। तो आज की क्लास में हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहलू, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में समझा। G20, इब्सा और जलवायु परिवर्तन पर COP30। आप लोगों का कोई डाउट हो, इसी तरह का क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए, वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट में डाल सकते हैं। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।